वेलकम बैक। सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। और जनाब एज़ प्रॉमिस्ड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अब जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन रहमानी, बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस दफ़ा जनाब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं मुल्क से बाहर गए हैं, लेकिन किस तरीके से वो पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग में, एक ब्रांडिंग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उसी सिलसिले में जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे, इनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन रहमानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम आयरलैंड। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी, सबसे पहले तो मुबश्शिर साहब ये बताइए कि आयरलैंड का मौसम कैसा है, क्या वहाँ की खास बात है? थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी तो बताएं ना कि आप कैसा महसूस करें, आपके अतराफ में क्या मौसम चल रहा है? जी, यहाँ पे सर्दी काफ़ी है, -1 -2 डिग्री चल रहा है और बर्फबारी भी है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बहुत कुछ अमेजिंग काम कर रहे हैं और ये मुसलसल तीसरा साल है कि आपको बेहतरीन साइंटिस्ट जो है उसका जो है अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो अवार्ड आपको दिया गया है ये किस बेस पे दिया गया है, क्या क्राइटेरिया था और क्या आपकी जर्नी रही? जी, बेसिकली ये जो अवार्ड है या फेरिस्त है, ये हाईली साइटेड रिसर्चर्स की फेरिस्त है और इसके अंदर क्लैरीवैट एक इदारा है जो पहले थॉमसन रॉयटर्स के साथ होता था और ये रेगुलेट करता है पूरी दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसको। यानी ये करते हैं कि आज से लेकर पिछले 10 साल तक का जितना भी डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। यानी पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी डोमेन्स में, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, उनकी टोटल तादाद 80 लाख बनती है। सही। तो 10 साल की पीरियड के अंदर 80 लाख जितने भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अराउंड द ग्लोब, उनको कलेक्ट करने के बाद उनकी साइंटिफिक रिसर्च को कलेक्ट करते हैं और उनमें से जो टॉप 1% होती है रिसर्च, उसको गैदर करते हैं और फिर एक लिस्ट इशू करते हैं। तो ये तकरीबन 2020 के अंदर जब मुझे पहली मरतबा सेलेक्ट किया गया तो कंप्यूटर साइंस के अंदर पूरी दुनिया के रिसर्चर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट को कलेक्ट करने के बाद जो टोटल फिगर आती है वो 124 थी। तो 124 लोगों के अंदर मेरा पहली मरतबा नाम शामिल हुआ। फिर उसके बाद मुसलसल ये तीसरा साल है कि इस फहरिस्त में मेरा नाम शामिल किया जा रहा है। जी, और बेशक ये बड़ी आपकी भी तो कामयाबी है ही, लेकिन हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च करें, क्योंकि आप मुसलसल 3 साल से सिलेक्ट हो रहे हैं। तो क्या हर साल आपकी मुख्तलिफ रिसर्चेस थी या कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं जो आप टच करते हैं? जी, मेरा मेन डोमेन तो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग। मगर इनके अंदर स्पेसिफिकली मिसाल के तौर पर मैं कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क्स पे काम करता हूँ। कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क्स एक ऐसे नेटवर्क हैं जिनके अंदर कॉग्निशन होती है, यानी इंटेलिजेंस होती है। यानी ऐसे फ्यूचर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क्स जो आके आइंदा 10 साल बाद, 20 साल बाद आएंगे और वो इंटेलिजेंटली डिसाइड करेंगे। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप रिसर्च पेपर्स कर रहे हैं? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक एरिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास टेक्निकल नेटवर्क्स होते हैं, जैसे मिलिट्री होती है, जब वो किसी बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाती है तो उनको अपना एक कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश करना होता है। और वो कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे इस्टेब्लिश होगा, कैसे वो आपस में सेफ कम्युनिकेशन करेंगे। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी है, हमारे पास साइबर फिजिकल सिस्टम्स होते हैं, यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके अंदर जितना भी ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा इंटरनेट के साथ लिंक होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ लिंक होता है। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि कोई भी साइबर अटैकर इन नेटवर्क्स को जो है पार्शली या फुली जो है ना इंटरफेयर करे। तो इनकी कम्युनिकेशन कैसे बिला तात्तुल चले और इन साइबर अटैक्स के काउंटर अटैक्स कैसे लॉन्च किए जाएं और कैसे अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी एक एरिया है मेरा रिसर्च। अच्छा, यानी कि आप साइबर सिक्योरिटी भी एक एस्पेक्ट है, एक एवेन्यू है जिसको आप एक्सप्लोर करें। जैसे कि हमने सुना था तकरीबन तमाम जो हसास इदारे हैं जिसमें पेंटागन भी शामिल है, उन सब की वेबसाइट्स हैक हो चुकी हैं, ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें मौजूद हैं। तो क्या साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी आपने काम किया है? जी, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा डोमेन है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी है, जैसे स्मार्ट ग्रिड, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल ग्रिड को आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे पावर स्टेशंस हैं और पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं, उनको पावर प्लांट्स हैं, तो कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाए रियल टाइम के अंदर साइबर अटैक से, ताकि हमारा जो बिजली का नेटवर्क है वो
डाउन ना हो, बिजली कंटिन्यूसली प्रोवाइड होती रहे आम सार्फिन को भी और जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप ये बताइए डॉक्टर मुबशर हुसैन कि आप माशाल्लाह से ऑथर भी हैं, तो कितनी बुक्स आपने लिखी हैं और किन टॉपिक्स पे आपने लिखी हैं? जी, मैंने टोटल अब तक 8 बुक्स लिखी, 8 किताबें लिखी हैं, ओके। जिनमें से एक किताब जो है वो टेक्स्ट बुक के तौर पे यहाँ पे मास्टर्स के निसाब का हिस्सा है, और वो ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन ओके। जिसके ज़रिए से आप क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह डिज़ाइन करते हैं, और ये मेटावर्स है, और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, और NFT नॉन फंजिबल टोकन्स हैं। ये सारे जो है ब्लॉकचेन के बेस पे काम करते हैं। तो ये तो एक टेक्स्ट बुक है। इसके अलावा मैंने दूसरी बुक्स लिखी हैं जो कि स्मार्ट सिटीज़ पे हैं, आपका कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क्स पे हैं, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स पे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, जब आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ये भी एक न्यूली इमर्ज कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में यहाँ पाकिस्तान में भी अब बात होने लगी है, और कहा यह जाता है कि इसके नतीजे में या इसको यूज़ करते हुए आप जो है फ्रॉड को, या जो कहते हैं ना इसमें से डाटा डिलीट नहीं हो सकता, उसकी आप कोई थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, उसकी रोकथाम में ये भी मदद देते हैं। तो इज़ दैट सो, या कुछ और भी नई टेक्निक्स आ रही हैं ब्लॉकचेन में? जी, ब्लॉकचेन बिल्कुल ऐसी ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, और इसकी मदद से डाटा टेम्परिंग है उसको अवॉइड किया जा सकता है, और ये हाईली जो है सिक्योर है। ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव वे है कि आप किस तरीके से अपने डाटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर पे। यानी पहले हम ट्रेडिशनली तौर पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज करते हैं, जो कि सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है जिनका, और अगर सेंट्रलाइज कंट्रोल किसी तरीके से वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए तो आपका पूरा डाटाबेस जो है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ब्लॉकचेन ये कहता है कि हम इस सारी चीज़ को डिसेंट्रलाइज कर देंगे, और डिसेंट्रलाइज की वजह से जो इसकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी, और इसमें प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल ऐसी बात है, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है एज फार एज डाटा को प्रोटेक्ट करना और डाटा को सेव करने का जहाँ तक ताल्लुक है। सही। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ काम हो रहा है इस हवाले से? देखिए, अभी बहुत सारी IT कंपनीज जो हैं यहाँ पर भी इस्टेब्लिश हो रही हैं। अभी हमने देखा जी, अमेजोन ने भी गेटवे अपना खोल दिया पाकिस्तान के लिए, फिर गूगल ने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली है, और उसका भी वफ्द आया हुआ था पाकिस्तान में जो कि मीटिंग्स कर रहे हैं। तो IT में, और ये जो खासतौर पर ब्लॉकचेन के हवाले से हम बात करें तो वेयर इज पाकिस्तान स्टैंडिंग एट द मोमेंट? जी, पाकिस्तान में भी काफ़ी काम हो रहा है इस पे, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। मगर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जिसे कहते हैं ना आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और एक पूरी आपकी एक लॉट होती है रिसर्चर्स की जो कि काम कर रही होती है, तो उसकी अभी ज़रूरत है कि हम और आगे बढ़ें और ज़्यादा काम करें ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम पैदा हो। देखें, एक है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई या कोई और टेक्नोलॉजी आई, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया और उससे हमने मनी क्रिएशन कर ली। एक है कि हम टेक्नोलॉजी में खुद पार्टिसिपेट करें और फ्रंटियर्स ऑफ द नॉलेज पे जाके खुद कंट्रीब्यूट करें। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, MIT है, हार्वर्ड है, तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट होते हैं ये टेक्नोलॉजी बाकायदा खुद प्रपोज कर रहे होते हैं और फ्रंटियर्स ऑफ द नॉलेज पे काम करके उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर हमने एज अ नेशन तरक्की करनी है और आगे कम्पीट करना है और साइंस में आगे जाना है, तो हमें टेक्नोलॉजी पे इटसेल्फ काम करना होगा और ऐसी कोर कंट्रीब्यूशन देनी होगी जो कि सस्टेनेबल हो। मैं आपको इसकी एक मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, पूरे पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, और क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हम एक भी ऐसा साइंटिस्ट पाकिस्तान के अंदर काम करते हुए प्रोड्यूस नहीं कर सके जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हो। तो क्या वजह है? वजह यह है कि अगर आप नोबेल प्राइज़ का डाटा कलेक्ट करें, यानी 1995 से 2017 तक का डाटा कलेक्ट करें कि फिजिक्स के अंदर कितने फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला, तो आपको पता चलेगा कि वो तकरीबन 4 रिसर्च जर्नल्स हैं जिसके अंदर वो पब्लिश करते हैं, यानी उनकी साइंटिफिक इन्वेंशंस उन जर्नल्स के अंदर पब्लिश होती हैं। अगर हम अपना कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी किसी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिले, तो हमारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को चाहिए कि इन हाईली रेप्यूटेबल रिसर्च जर्नल्स को टारगेट करें और अपनी रिसर्च ऐसी बनाएं कि वो यहाँ पे पब्लिश हो। जब हम हाई क्वालिटी वेन्यूज में पब्लिश करेंगे और अच्छी रिसर्च करेंगे, तो ऑफ कोर्स एक वक्त आएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि हमें पाकिस्तानियों को भी इंशाल्लाह नोबेल प्राइज मिलेगा। बिल्कुल, ये तो आपके फोकस, अटेंशन और वही वाली बात है कि आपकी डायरेक्शन की बात है। अच्छा, ये बताइएगा, जब आप रिसर्च पेपर्स की बात कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D है वो वैसे भी पाकिस्तान में उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, तो क्या PhD की डिग्री उसके लिए ज़रूरी है, टू होल्ड अ डिग्री?
जी, पीएचडी की डिग्री बेसिकली एक लाइसेंस होता है। पीएचडी की डिग्री के अंदर आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है। जब आप पीएचडी की डिग्री कर लेते हैं तो होता यह है कि आपको इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को और आपके कम्युनिटी को, ताकि आप रिसर्च को कंटिन्यू कर सकें। तो अगर हम इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे रिसर्चर्स को और साइंटिस्ट को, और वो फोकस होकर अपनी रिसर्च पे काम कर सकेंगे, तो उसके बाद वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। तो पीएचडी डिग्री बेसिकली एक लाइसेंस है जो आपको इनेबल करता है कि आप रिसर्च कंडक्ट कर सकें। इसमें आपको रिसर्च करनी सिखाई जाती है। एक्चुअल रिसर्च आपने पीएचडी के बाद करनी होती है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, तो जो लोग यहाँ पे पीएचडी की डिग्री परस्यू करना चाहते हैं या बाहर जाके करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करें तो 70% ऑफ द फैकल्टी जो है वो पीएचडी होल्डर्स हैं, और उसमें से भी अगर आप बात करें तो मैक्सिमम नंबर इज़ जो बाहर से पीएचडी की डिग्रीज लेकर के आ रहे हैं ड्यू टू जो भी रीजंस होंगी। तो जो यहाँ से बाहर के लिए पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं उनको क्या टिप्स देंगे आप? जी, इसमें सबसे पहली टिप तो यही होगी कि आप अपने क्वालिटी काम पे फोकस करें, क्वांटिटी पे फोकस ना करें। मैंने खुद 2 पीएचडी स्टूडेंट सुपरवाइज करवाए हैं पाकिस्तान में जब मैं था, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पीएचडी की डिग्री सिक्योर की पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। मगर जो उन्होंने जो रिसर्च की वो इंटरनेशनल लेवल की थी, यानी उनकी रिसर्च को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया। ऑल्दो कि उनको टाइम लगा 4 साल 4.5 साल, मगर वो क्वालिटी रिसर्च प्रोड्यूस की। तो पहली टिप तो इसमें पीएचडी में यही है, जो कि इंडिजीनियसली पीएचडी कर रहे हैं, कि आप क्वालिटी पे फोकस करें और जितने भी आसपास जो कि चीज़ें हो रही हैं उसकी तरफ ध्यान ना दें, बल्कि आप अपनी रिसर्च पे फोकस करें और कोशिश करें कि आला मेयार की रिसर्च आप करें। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, आप चूंकि आयरलैंड में 5 साल से मुकीम हैं, आपकी काफ़ी एक नज़र है कि ग्लोबली क्या इन्वायरमेंट है, और पाकिस्तान में भी आपने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कुछ अगर सजेशंस आप देखना चाहें, कुछ गैप्स ऐसे आइडेंटिफाई आपने किए हों कि यार इन गैप्स को कवर होना चाहिए, तो किस तरीके से हम मज़ीद जो है साइंटिफिकली इम्प्रूव कर सकते हैं पाकिस्तान में अपनी चीज़ों को? देखिए, इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो एस्पेक्ट गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट लेवल पे तो हमारा इख्तियार नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनानी है और गवर्नमेंट चेंज भी होती रहती है। हमने ये देखना है कि बहैसियत रिसर्चर या साइंटिस्ट मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बिल्कुल। जो भी आपके पास हालात आए, आप कोशिश ये करें कि अपने काम पे फोकस करें, यानी हमारी जो इंटेंशन हो वो हमारे मुल्क की खिदमत हो और साइंस की खिदमत हो। अगर हमारी इंटेंशन शॉर्ट टर्म होगी कि यार मुझे डिग्रियां मिल जाए, मुझे ओहदे मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, तो फिर हम साइंस की खिदमत नहीं कर सकेंगे। तो हमने सबसे पहले अपनी इंटेंशन को दुरुस्त करना है कि हमने अच्छी रिसर्च करनी है, मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, और फिर डेफिनेटली जब आप मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे, अच्छी रिसर्च करेंगे, तो आपको दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाएगा और आपको उसकी जो है रिवॉर्ड भी मिलेगा, मगर वो लॉन्ग टर्म पे मिलता है। तो बस यही है कि आप अपने काम पे फोकस करें और इधर उधर की बातों से मुतासिर ना हो। सही। तो डॉक्टर मुबशिर, आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? वे डू यू, और कितने साल आप मुस्तकिल ये अवार्ड लेने का इरादा रखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है एक अवार्ड लेने के बाद आप अगले अवार्ड की पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जी, इरादा तो यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो कंटिन्यूसली देता रहूँगा, और भी बहुत सारे इसके अंदर अवार्ड्स हैं इस फील्ड के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह उनको भी टारगेट करूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर मुबशिर, रिमानी साहब, आप हमें ये बताइए कि क्या फ़र्क है जो बाहर का लाइफस्टाइल है और जो पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो लाइफस्टाइल है? क्योंकि यही इमेजिन किया जाता है कि जो बाहर की ज़िंदगी है वो बहुत सख्त है, एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, यू नो, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो अगर हम आपसे पूछें कि आपकी सुबह का आगाज़ कितने बजे होता है, एंड देन किस तरीके से आप अपनी टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप क्या करते हैं, आपके दिन का स्केड्यूल, तो थोड़ा सा वो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के साथ? जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप आपका स्केड्यूल हो दिन भर का, कि आपने कौन कौन से टास्क करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कल का दिन गुजारना है, तो मैं पहले से ही प्लान करके रखूँ कि कल के दिन मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, और उन एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी वाइज कैटेगराइज करूँ, और फिर जो हाई प्रायोरिटी टास्क है उनको पहले करूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि सुबह फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ लूँ। सूरह यासीन के बारे में फ़ायदा ये होता है कि दिन भर में आपको जो है ना बरकत आ जाती है आपके काम के अंदर। और उसके बाद घर वालों को, बच्चों को छोड़ना और ये सारी एक्टिविटीज़ के बाद मैं यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ, और अगर यूनिवर्सिटी नहीं जाता तो घर के अंदर ही फोकस होके सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रह के मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। 2-3 घंटे की स्लॉट लगाने के बाद फिर मैं दोबारा से ईमेल चेक कर ली, और सोशल मीडिया को जाके चेक कर लिया कि वहाँ पे कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आए। तो यानी स्लॉट्स देता हूँ काम को, बिल्कुल फोकस होके,
और इस तरीके से मैं अपने दिन के काम को कंटिन्यू करता हूँ। सही। अच्छा, माशाल्लाह से डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपकी जो अपीयरेंस है वो इस्लाम के रंग में रंगी हुई नज़र आती है, तो कहीं कुछ लोग जो आपको देख रहे होंगे, एक सवाल यकीनन उनके दिल में आ रहा होगा कि कभी कुछ इस तरह से कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का आपको सामना करना पड़ा, या पीपल आर रिसेप्टिव टुवर्ड्स द वे यू कैरी योरसेल्फ? जी, देखें, अगर आप अपने काम के साथ सिंसियर हैं और आप अपनी फील्ड के अंदर माहिर हैं और अपने काम से काम रख रहे हैं, किसी दूसरे की बातों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली मेजॉरिटी 95%, 98% को कोई भी इशू नहीं होता, बल्कि वो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैंने कोशिश ये की बड़ों के मशवरे के साथ कि अपने काम पे फोकस करूँ और अपने काम के अंदर एक्सेलेंस हासिल करूँ। तो जब मैंने ऐसा किया, तो जो मेरे प्रोफेसर्स थे, मेरे कोलीग्स थे और डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जो बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने बल्कि प्रमोट किया कि भाई देखो, ये बंदा अपनी जो बेसिक जो टीचिंग्स हैं उसको भी नहीं छोड़ रहा, उसको भी फॉलो कर, और बिल्कुल उसने अपनी दायरे कार के अंदर रहते हुए चीज़ों को किया हुआ है। तो मुझे एज सच इन जनरल कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ। ये कितनी अच्छी आपने बात की डॉक्टर साहब। मसला ये है कि देखिए, आप अपने करैक्टर से ना आप एक गुडविल एम्बेसडर बन जाते हो, चाहे वो इस्लाम के हो, चाहे मज़हब के हो, चाहे पाकिस्तान के, और वही वाली बात है द एक्सीलेंस इन योर वर्क। तो आप एक ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। ना सिर्फ ये, एक मुसलमान होने के नाते आप कितने अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करें अपने करैक्टर से, एंड दैट इज़ द ट्रू वे ऑफ प्रमोटिंग नॉट ओनली इस्लाम, बल्कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को भी प्रमोट करें, क्योंकि पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड इस्लाम बाय लुकिंग एट यू। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद आई एम श्योर नहीं होगी, तो दैट अगेन इज़ आई एक्चुअली वांट टू एक्सटेंड माय ग्रैटिट्यूड टू यू फॉर प्रमोटिंग दिस थिंग सो ब्यूटिफुली। तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या कुछ फारिग वक्त भी मिलता है वहाँ पे, या सिर्फ 24 घंटे हमें काम ही करना होता है और टाइम मैनेजमेंट, या फारिग वक्त में आप क्या करते हैं? जी, फारिग वक्त बिल्कुल मिलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। तो कोशिश ये करता हूँ कि उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और वो बच्चों के साथ इंगेज रहती हैं, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के तवस्सुस से, क्योंकि घर वाले आपको यानी रिलैक्स करते हैं, टाइम देते हैं बच्चों को और आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने काम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आते हैं। तो मैं बेसिकली उनके साथ कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, पार्क जाऊँ, बाहर वॉक पे जाऊँ, मगर डेफिनेटली थोड़ी लेकनेस है मेरी साइड पे, मैं इंशाल्लाह उसको फर्दर इम्प्रूव भी कर रहा हूँ। लवली लवली। डॉक्टर मुबश्शिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज तशरीफ़ लाए, और हम दुआ गो हैं आपकी आगे जो आने वाली आपकी जो भी आपके एंडेवर्स में, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो कुछ जाते जाते पैगाम देना चाहें वो लोग जो आपको देख रहे हैं? जी, बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम अपने काम पे फोकस करें और अपने काम में क्वालिटी काम पे फोकस करें, और किसी भी शॉर्ट टर्म जो टेम्पटेशंस हैं उनमें ना आए, पैसों के चक्कर में ना आए, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल बनाएं, अपने मुल्क और कौम और मुसलमानों की खिदमत की नीयत से काम करें, सिंसियर होकर काम करें और सीधे रास्ते पे चलें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें तरक्की देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज a pleasure having you on our show, and thank you so much for joining